वेलकम टू इलेक्ट्रॉन फिजिक्स क्लासेस। फिजिक्स विद मी विकास सर। और आज हमने जो आर्टिकल करना है इस एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ 2-3 आर्टिकल्स। बेसिकली हमने अपने प्रीवियस आर्टिकल्स में टेंशन एज अ फोर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, नॉर्मल रिएक्शन एज अ फोर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, फ्री बॉडी डायग्राम्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और एलिवेटर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स भी हमने करी हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स के क्वेश्चन करे हैं। नाउ द टाइम इज देयर दैट आई एम गोइंग टू फोकस अपॉन द कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ वॉट एवर वी हैव रेड टिल नाउ, एंड ऑफ कोर्स वी विल बी मार्चिंग अहेड इन दिस आर्टिकल। जैसे कि ये आर्टिकल, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। द क्वेश्चन ओवर हियर इज वेरी सिंपल। द क्वेश्चन इज देयर कि हमारे पास पुली का बेसिक यूज क्या होता है, उस बात को ये क्वेश्चन हमें फील करवा रहा है कि किस तरीके से पुली जो है वो हमारे मैकेनिकल एफर्ट को रिलैक्स करती है, ईज आउट करती है। दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। पहले पार्ट में आप देख रहे हैं देयर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑन अ प्लेन ग्राउंड, और वो एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास 25 kg गिवन है, उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा है। ही इज लिफ्टिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये द इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग है मैं वो प्लेस कर रहा हूँ दैट द मास ऑफ द मैन इज सपोज टू बी कैपिटल एम एंड दैट्स 50 kg, और जो ब्लॉक का मास है मैं उसको स्मॉल एम प्लेस कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 25 kg, एंड राइट नाउ द मैन इज ट्राइंग टू लिफ्ट द लोड। आप भी कोई ना कोई सामान उठाते होंगे, सूटकेस उठाते होंगे, सो इज गोइंग टू लिफ्ट दैट लोड। सो व्हाट इज हैपनिंग, जो उसके हाथ हैं, हाथ जो हैं वो तन जाएंगे। क्या कर जाएंगे? तन जाएंगे। उठाएंगे ना तो नसें तन जाएंगी, तो नसों में टेंशन आ जाएगी। सो देयर विल बी द टेंशन एक्सपीरियंस बाय हिम एज ही इज गोइंग टू लिफ्ट इट अप। और टेंशन फोर्सेस कैसे लगती हैं आपको और मेरे को दोनों को पता है, दे आर बेसिकली द फोर्सेस विच एक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। और क्योंकि ये ए एन आर फोर्सेज हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं, तो कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगती हैं, तो हम इनको बाइफर्केट करते हैं और अलग अलग फ्री बॉडीज पे शो करते हैं। जैसे कि ये जो पेयर ऑफ टेंशन होगी वो कहाँ लग रही है? मैन के हाथों पे लग रही है। और ये जो उसका जो दूसरा पेयर है टी, वो ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ लग रहा है। सो ब्लॉक का अपना वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा। सो दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये ब्लॉक की फ्री बॉडी तैयार हो गई है। जैसे द ब्लॉक फ्री बॉडी जिसपे आपको एक फोर्स टेंशन ऊपर को लग रही है और वो इस ब्लॉक के वेट को बैलेंस कर रही है, जिस वजह से ब्लॉक स्टेशनरी है। So the first thing which we are able to see from this case 1, I'm writing this for the case 1. So for the case 1, what we are able to see that the value for the tension is equal to small mg. That's the value for the tension. Correct? Small mg. अब mass की value 25 है, g को 10 ले लेते हैं. So this will work upon as 250 newtons is the value for the tension. हाथों में जोर, हाथों में जो हमारे टेंशन आ रही है वो उसकी वैल्यू कितनी है? 250 न्यूटन है। खिंचाव जो आ रहा है, स्ट्रेच जो आ रहा है, दैट इज 250 न्यूटन। नाउ कम्स टू द आइडिया ऑफ द मैन। तो मैन की फ्री बॉडी अब कंस्ट्रक्ट करते हैं। एज ए कंस्ट्रक्ट द फ्री बॉडी ऑफ द मैन, ये जो हमारा मैन है वो एक फ्लोर पे खड़ा है। उस फ्लोर से उसको एक रिएक्शन मिलेगी ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन। कहाँ मिलेगी? ऊपर। उसको N1 लिख देता हूँ, N1। और मैन का अपना वेट नीचे लग रहा होगा, दैट इज कैपिटल mg, जो मैन का अपना वेट है। और ये जो मैन के हाथ हैं उस पर ये जो टेंशन फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, वो नीचे को लग रही है। देखा ना, सूटकेस के ऊपर ऊपर लग रही थी और इस मैन के हाथों पे नीचे लग रही है। एंड द मैन इज नॉट मूविंग, ही इज स्टेशनरी। इफ ही स्टेशनरी, सो उसके जो ऊपर वाली फोर्सेस जो लग रही हैं वो नीचे वाली फोर्सेस को बैलेंस करेंगी। तो मैन की फ्री बॉडी पे, जैसे द एफबीडी ऑफ द मैन, उस पर एक ही फोर्स ऊपर को दिख रही है। दैट फोर्स इज सपोज टू बी द N1, जो कि ग्राउंड से जो नॉर्मल उसको लग रही है। और वो किसके बराबर है? जो भी फोर्सेस उसके ऊपर नीचे की तरफ लग रही हैं, दो फोर्सेस हैं, दैट इज अ टेंशन एंड mg, जो उसके ऊपर नीचे लग रही हैं। कौन से mg है? ध्यान से, कैपिटल mg। सो लेट्स बैलेंस इन द फोर्सेस। सो ऊपर जो फोर्स थी दैट वाज N1 इज इक्वल टू टी प्लस कैपिटल mg। टी की वैल्यू हमने पहले से नोट करी हुई है फ्री बॉडी ऑफ द सूटकेस से कि टी की वैल्यू स्मॉल mg के बराबर है, जो वजन और स्ट्रिंग ने संभाला हुआ था उसके वेट के बराबर है। सो टी बिकम स्मॉल mg एंड हेंस द नॉर्मल रिएक्शन, जो कि मैन के पैरों पे लग रही है, तलवों पे लग रही है, तो फुट पे लग रही है, दैट इज कमिंग एज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू जी। इतना वजन लग रहा है, इतनी फोर्स लग रही है मैन के पैरों के ऊपर। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर इतनी फोर्स लगेगी तो हमारे पैरों में शायद जैसे दर्द उत्पन्न हो जाती है, द पेन स्टार्ट्स क्रिएटेड।
और हम ज़्यादा देर तक अगर कोई भारी सामान उठा के रखते हैं तो हाथों में तो दर्द होती है, पैरों में भी दर्द होती है। हाथों में दर्द किसकी वजह से हो रही है? टेंशन की वजह से। पैरों में दर्द किसकी वजह से हो रही है? कॉन्टैक्ट की वजह से। हवा में होते तो शायद हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता तो पैरों में दर्द नहीं होती, लेकिन यहाँ पैरों में भी दर्द हो रही है। रीजन बिकॉज ऑफ द नॉर्मल काफ़ी एनॉर्मस पेन है। रीजन क्योंकि स्मॉल एम की वैल्यू 25 थी और कैपिटल एम 50 है, सो इनटू जी 10, सो दैट्स 750 न्यूटन। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अवर फुट, तलवों पे लग रही है। सो वी आर इन पेन एंड वी डोंट लाइक टू हैव पेन। सो मेडिकेशन नहीं लेने वाले हैं हम, न्यूटन लॉस की मेडिकेशन लेने वाले हैं हम। ऐसी डिवाइस लेकर आने वाले हैं जो हमारे जीवन को थोड़ा आसान करेगी, हमारे पैरों के दर्द को थोड़ा कम करेगी। किस तरीके से करेगी? दैट्स एन एक्शन ऑफ द पुली विच वी नो दैट अ पुली बेसिकली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। किस प्रकार? अब हमारा एक्शन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऊपर की तरफ है। सो टेंशन अभी भी लग रही है क्योंकि धागा है, स्ट्रिंग है, अभी भी टेंशन लग रही है और वैसे ही लग रही है जैसे पहले लग रही थी इन द पेयर TNT। पर फर्क यह है कि अगर आप मैन के हाथों पे टेंशन का डायरेक्शन देखोगे वो बदल चुका है। मैन के हाथों पे टेंशन का डायरेक्शन बदल चुका है। अगर आप ब्लॉक के ऊपर देखोगे तो कोई बदलाव नहीं है। वहां पे जो टेंशन है वो अभी भी ब्लॉक के ऊपर ही लग रही है। ब्लॉक का वेट अभी भी नीचे है। ब्लॉक की फ्री बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ब्लॉक की फ्री बॉडी अभी भी वैसी है। स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू अभी भी उतनी है। स्ट्रिंग पे कोई एक्स्ट्रा जोड़ नहीं पड़ रहा है। पहले भी उसको 250 न्यूटन हैंडल करना पड़ रहा था, अभी भी स्ट्रिंग को उतना ही हैंडल करना पड़ रहा है। लेकिन जो भी इससे इफेक्ट आया है वो मैन के ऊपर आया है। जब हम मैन की फ्री बॉडी कंसिडर करेंगे, एक बार फिर मैन फ्लोर पे है तो उसका वेट नीचे लग रहा है कैपिटल MG, ग्राउंड से रिएक्शन ऊपर लग रही है। पर इस बार मेरे दोस्त हम उसको N1 नहीं N2 लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं? N2 लिखना चाह रहे हैं। पहले हमने N1 डिनोट करा था जो वो लेफ्ट पे, अब हम उसको N2 लिखना चाह रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जो टेंशन फोर्स है वो मैन के हाथों पे ऊपर लग रही है। दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द T एक्टिंग ऑन द मैन, बिकॉज उसका एक्शन बदल गया है। पहले उसने नीचे को ऐसे हाथ रखा हुआ था, अब उसको ऊपर को हाथ ऐसे रखा हुआ है। डायरेक्शन है चेंज, पहले नीचे को था अब ऊपर को है। सो द डायरेक्शन है चेंज। आप खुद फील कर सकते हैं सूटकेस उठा के या पुली को खींच के, दैट द एफर्ट विच यू आर अप्लाइंग इज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ एफर्ट कितना है वो शायद सेम है क्योंकि अभी भी टेंशन सेम ही आ रही है। जितनी फोर्स से आपने स्ट्रिंग को खींचा है वो अभी भी सेम है, टेंशन की वैल्यू सेम है। तो फर्क कहां पड़ा है उसको ध्यान से देखिएगा। दैट इज फ्रॉम द normal force acting on a foot of the man. If you check that now, you can see that N2 जो ऊपर लग रही है plus the tension that is together equal to capital MG. ऊपर वाली दोनों फोर्सेस जो है N2 और T वो क्या करिए? नीचे वाली फोर्स को बैलेंस करिए because a man is not moving, stationary है। So the value for the N2 that becomes mg minus of T और capital T जो है ना हमारे दोस्त that is small mg, वो यहां से वो बदला ही नहीं है, वो सेम है। पर नॉर्मल बदल गई है। नॉर्मल हो गई है कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी। कैपिटल M माइनस स्मॉल m मतलब दैट इज 50 माइनस और 25 इंटू 10 एंड दैट माय फ्रेंड्स इज इक्वल टू जस्ट 250 न्यूटन्स। नाउ इज 250 न्यूटन। पैरों में जो दर्द है वो काफी कम हो गई है। पहले पैरों में जो दर्द थी वो जो कॉन्टैक्ट फोर्स थी उसकी वैल्यू से आ रही थी 750 से। N1 was 750, N2 is 250 as you can see now. As you can see this factor was 3, इसका मतलब पैरों में दर्द 3 गुना कम हो गई है। N2 is coming much less than N1, 3 times पैरों में दर्द कम हो गई है। So हमारा आर्टिकल प्रैक्टिकल बिहेवियर के साथ मैच हो गया है। This is how we learn physics. This is how we learn physics and our इनिशियल लैंग्वेजेस जो हम बोलते थे कि पुली जो है वो बेसिकली मैकेनिकल एफर्ट को कम करती है, इस उदाहरण से हमारे सामने आ गई है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एक्सेलेंट। आगे बढ़ते हैं। जब पुली हमारे इतने काम आती है तो इसका मतलब पुली के अंदर कुछ कुछ बातें हैं जो और वो हम देखना शुरू करते हैं। हमने जरूर एक बात बोली थी कि पुली अगर हम मल्टीपल यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, उससे एक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। हम बिल्कुल मानते हैं इस पर्टिकुलर बात को, एक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा कार्यक्रम तो हो रहा है, लेस एफर्ट से हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है पर लेस एफर्ट से हो रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमें यही दिखा रहा है कि हम क्या कर सकते थे। हम पहले की तरह एक स्ट्रिंग से ही इसको लिफ्ट कर सकते थे, है ना, एक स्ट्रिंग से ही, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा कि मान लो कि हमारे पास
इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना था और हम इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करें बाय अप्लाइंग द फोर्स ओवर देयर, सो इट हैव इजीली डन सो ना, इजीली डन सो बाय लाइक यूजिंग द mg ओवर हेयर, और इसमें टेंशन ऊपर लग जाती, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ, टेंशन ना बदली नहीं। अगर हम इसको सीधा भी उठा लेते हैं ऐसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा, तो भी टेंशन की वैल्यू mg के बराबर आ रही थी, और अगर हम ऐसे भी उठा रहे हैं तो भी टेंशन की वैल्यू mg के बराबर ही आ रही है, कुछ बदल नहीं रहा है। द फोर्स मैग्नीट्यूड विच वी आर अप्लाइंग ऑन द स्ट्रिंग इज नॉट चेंजिंग इन बोथ द सिनेरियोस। समझे ना, पिछले क्वेश्चन में देखो आप, टेंशन की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है, नॉर्मल बदली, टेंशन नहीं बदली। तो हमने सोचा क्या टेंशन को बदलने का कोई तरीका है, नॉर्मल तो बदल लिया हमने, है ना, टेंशन को बदलने का कोई तरीका, हमने कहा द यूज ऑफ द मल्टीपल पुलीज। नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्किंग मी, लेट मी फ्रेज द क्वेश्चन फॉर यू। The question says find the force applied on the rope, on the string or the rope, such that the block है ना, ये जो block है ना, this block remains at rest। ये पूछा गया, this is what it is telling। हमने कहा चलो कर लेते हैं, क्या बहुत आसान है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, क्यों, pulleys are ideal, strings are ideal, so we are assuming that we have the ideal string and pulley, it's an ideal pulley। so अगर सब कुछ आइडियल है तो इसका मतलब पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी, और ध्यान से देखें जो टेंशन है वो सेम है ना, सीरियल आता है सनसनी आती थी जी पे, और ये जो क्राइम पेट्रोल वाले सवाल, ध्यान से देखिए, सो आप भी ध्यान से देखिए कि जो पूरी स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सेम रहेगी मतलब आप एक्शंस देखिए, सो यहाँ भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन, और यहाँ भी टेंशन सेम आ रही है, क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मैन, ये जो हैंड है ना, मैन का हैंड है, वो कितनी टेंशन अप्लाई कर रहा है, दैट इज टी, और वही एफ के बराबर है, जितनी फोर्स से खींचेगा उतनी टेंशन आएगी। पर अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है इस पुली को, किसको, इस वाली पुली को, ये वाली पुली। और अब इस वाली पुली को देखेंगे तो इसके ऊपर दो फोर्सेस ऊपर लग रही हैं आपको, ये, और ये दोनों टी हैं क्योंकि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन आनी चाहिए। और एक नीचे यहाँ पे एक हुक सा है, एक नीचे, दिस वन, सी दिस इज अ हुक ओवर हियर। ये हुक में भी तो स्ट्रेच आएगा ना इस हुक में, तो हमने क्या करा, ये जो पुली है इसकी फ्री बॉडी बनाई, इसकी पुली के ऊपर एक टी ऊपर आ रही है, ये वाली जो पुली है P1 पुली जो है, इसकी फ्री बॉडी बना रहे हैं, और इस पे नीचे की तरफ ये जो फोर्स है वो भी तो आएगी। अब जो नीचे की तरफ जो फोर्स आ रही है, क्योंकि ये जो क्लैंप है ना, यहाँ पे जो क्लैंप होगा यहाँ पे इस जगह पे, इसमें भी टेंशन फोर्स आने वाली है। और इसमें टेंशन फोर्स कैसे आने वाली है, इसमें भी टेंशन फोर्स ऐसे टूवर्ड्स ईच अदर आने वाली है। ये T0 है तो इसको T0 लिख लेंगे, ये भी तो पेयर में लगेगी, इसमें भी तो खिंचाव आ रहा है, तो इस पुली पे ये T0 नीचे आ रही है, और उसका दूसरा हिस्सा जो T0 है वो कहाँ आ रहा है, वो इस ब्लॉक पे लग रहा है। ये जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का अपना वेट नीचे है, कितना है, 45 इंटू GMG, और वो ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, तो T0 की वैल्यू इसके लिए 45G के बराबर है, कितनी, 45G पे बराबर है। लेकिन जब हम ध्यान दे रहे हैं किस पे, फ्री बॉडी ऑफ द पुली P1 पे, तो ये जो पुली है क्योंकि वो मासलेस है, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी आएगी, 0 आएगी, तो ऊपर वाली फोर्स नीचे को बैलेंस करेगी। So twice of T is equal to T0. So twice of T कितना है, T0 है, so therefore the value for the T is T0 upon 2, और T0 हमारे पास कितना है, that is 45G, so that is 45G upon 2, G को मैं 10 रख लेता हूँ, so that's 450/2, that's 450/2 कितना हो जाएगा, 225, so that's 225 न्यूटन्स, और जितनी हमने फोर्स लगाई थी, खींची थी अपने हाथों से, उतनी ही टेंशन थी। So therefore the F which is equal to T is equal to 225 न्यूटन। So क्या हुआ, अगर आप सीधा इसको उठाते हैं सीधा, तो आपको 450 न्यूटन फोर्स फील होती, क्यों भाई, क्यों 450 न्यूटन फील होती, क्योंकि भाई mg 450 था। लेकिन मल्टीपल पुली के मदद से क्या हुआ, मल्टीपल स्ट्रिंग की मदद से क्या हुआ, एक स्ट्रिंग ऊपर है और एक स्ट्रिंग वो जो पुली P1 और ब्लॉक के बीच में है, इनकी मदद से क्या हो रहा है, जो एफर्ट है, जो टेंशन एफर्ट है, कम हो रहा है। अब आपको सिर्फ 225 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ी है, दैट्स व्हाट द पुली डज, इट बेसिकली डिक्रीजेस द मैकेनिकल एफर्ट। आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी, 225 न्यूटन, आधी मेहनत करनी पड़ी है, पहले 450 करनी पड़ती है उठाने में।
सिंगल पुली यूज करते हैं तो भी उतनी करनी पड़ती है। सिंगल पुली है ना, तो इसके अंदर 80 mg के बराबर आता, इसका मतलब 450 न्यूटन ऑफ फोर्स लगानी पड़ती है। ऐसे उठाते हैं तो भी सेम आता, तो भी 450 न्यूटन लगानी पड़ती है। लेकिन अब मल्टीपल पुली की वजह से क्या हो रहा है, आपको मल्टीपल पुली की, सिंगल पुली की वजह से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पैरों में डिफरेंट आता, पर ये टेंशन की बात हो रही थी, अब कम हो गई। समझ आई आपको बात? सी दिस इज काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट जिसके अंदर हम बोलेंगे सेल्फ ऑपरेटेड लिफ्ट। सेल्फ ऑपरेटेड लिफ्ट, ये बंदा ना लिफ्ट के अंदर है, ये काइंड ऑफ अ क्रेट लिफ्ट है, इट्स लाइक अ क्रेट लिफ्ट, लकड़ से बनी हुई है। जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स होती हैं तो वहाँ पे पहले से तो लिफ्ट बनी नहीं होगी, अभी तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो एक टेम्परेरी लिफ्ट बनाई जाती है, लकड़ी की बनाई जाती है, और रोप्स एंड पुलिस लगा दी जाती हैं, और खुद ही खींच के ऊपर जाना जाता है, खुद ही खींच के ऊपर जाना है ना। तो क्रेट लिफ्ट है, तो ये बंदा खुद इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, जितनी फोर्स लगाएगा उतनी स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी। अभी देखो इस पुली ने क्या करा, इधर भी टेंशन ले आया, इधर भी टेंशन आ गई, सब में टेंशन सेम आएगी क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। डू यू ऑब्जर्व दैट? ऑफ कोर्स ये सेम स्ट्रिंग है, दिस इज द सेम स्ट्रिंग, दिस इज सेम स्ट्रिंग ओवर देयर। तो पूरे में टेंशन सेम आ रही है, पूरे में टेंशन सेम आ रही है। सो द क्वेश्चन इसे ऊपर जा रहा है, with an acceleration, it is moving up an acceleration। दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 is how much force the man applies on the rope to keep himself stationary। अपने आप को रोकना, आप खुद तो लिफ्ट में है, अगर खुद रुका हुआ है मतलब लिफ्ट भी रुकी हुई है, क्योंकि खुद की एक्सेलरेशन तो जो होगी वो तो उसके बराबर ही होगी ना, है ना। सो टू कीप हिमसेल्फ एंड द लिफ्ट स्टेशनरी, उसको स्टेशनरी रखना है। तो बहुत आसान है, देखो बहुत ही आसान है। क्या करना है हमें, हमने फ्री बॉडी बनानी है फॉर द मैन एंड द लिफ्ट कंप्लीट, क्योंकि दोनों को रखना है ना, तो मैन एंड द लिफ्ट कंप्लीट पे। सो दिस इज द मैन एंड द लिफ्ट फ्री बॉडी। तो इस पे जो टोटल वेट नीचे लग रहा है वो देख लेते हैं, एक तो मैन का लगेगा और एक तो क्रेट का लगेगा। सो मैन का मास अगर हम स्मॉल एम मान लेते हैं और क्रेट का कैपिटल एम मान लेते हैं, सो द नेट वेट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स विल बी स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी, दैट विल बी द नेट वेट। नीचे लगेगा स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी, अगर हमने अलग अलग वेट लिया, एक तो मैन का और दूसरा किसका, क्रेट का। सो टोटल वेट कहाँ लग जाएगा, नीचे। और इस पूरे के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स देख लेते हैं। तो एक टी यहाँ से आपको मिली, ये टी ऊपर, ये टी ऊपर और ये टी ऊपर, ये तीनों क्या है, मैन और इस क्रेट पे लग रही है, मैन और क्रेट पे। सो ऊपर की तरफ फोर्स कितनी आ रही है, 3T आ रही है। कितनी आ रही है, 3T आ रही है। सो 3T इज द फोर्स विच इज एक्टिंग अप, ये टी एंड टी, दैट्स 3T। सो टी एंड टी, और ये स्टेशनरी है सिस्टम। सो थ्राइस ऑफ टी इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। Now that t has become small m plus capital M into g upon 3। टेंशन और कम होगी। पिछले वाले सवाल में जो टेंशन थी वो हाफ आ रही थी, mg की हाफ आ रही थी, पर इस बार तो 1/3 हो गई है। सो सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वी आर डूइंग विद दिस पुलिस सिस्टम्स। मल्टीपल पुलिस के साथ में क्या खिलवाड़ कर रहे हैं और किस तरीके से हम पुलिस लगा रहे हैं जिससे एफर्ट कम होता जा रहा है। अगर क्वेश्चन ये कहता है एज अ सेकेंड पार्ट, एज अ बी पार्ट, इज ट्राइज टू से अस फाइंड अ फोर्स अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग इफ द लिफ्ट along with मैन, ऑफ कोर्स लिफ्ट के अंदर ही मैन है, एक्सेलरेट्स अप विद ए एक्सेलरेशन। अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लास्ट लेक्चर के हिसाब से हम सीधा कर सकते हैं दैट आई शुड हैव द फ्री बॉडी डायग्राम। पहले दोनों तरीके से बता देता हूँ, पहले फ्री बॉडी से बता देता हूँ। तो फ्री बॉडी में अब ये एक्सेलरेशन ऊपर आ जाएगी, इसका मतलब डेफिनेट से बात है कि जो फोर्स ऊपर लगानी चाहिए वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। मैं उस फोर्स को T0 रख देता हूँ, है ना, जितनी फोर्स अप्लाई करी वो T0 रख देता हूँ, तो सारी स्ट्रिंग में टेंशन T0 हो जाएगी, सब जगह T0 हो जाएगी। तो 3T0 ऊपर लग रही है, और वो 3T0 जो लग रही है ऊपर की तरफ वो क्या होनी चाहिए, नीचे वेट से ज़्यादा होनी चाहिए। सो 3T0 माइनस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। ये पूरी फोर्स ऊपर लग रही है, ये नीचे लग रही है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा। सो माइनस ऑफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वे। पूरा मास ऊपर जाएगा,
पूरा मैन के साथ लिफ्ट का पूरा मास ऊपर जाएगा. सो कैन आई राइट दिस है 3t नॉट इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M. इसको राइट साइड ले जाके दैट बिकम g प्लस है. अरे याद आया मुझे, जब हम ऊपर एक्सेलरेट करते हैं तो फिर जो रीडिंग्स होती है वो क्या हो जाती हैं, जी इफेक्टिव के हिसाब से आती है. और जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी प्लस ए, क्योंकि जी तो लगी रही थी, ए ऊपर लगने लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. रिलेटिव कितना हो जाएगा, जी प्लस ए. जी इफेक्टिव जी प्लस ए व्हेन द लिफ्ट मूव्स अप. ये भी तो लिफ्ट है. And therefore the value for the tension will become as equal to small m plus capital M into g plus a by 3. बस यही फर्क है इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में जो हमने पहले करा. इस वाले पार्ट में आप a की वैल्यू को 0 रख दोगे तो सेम केस आ जाएगा, तो फिर वो स्टेशनरी हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेट नहीं करेगी, तो टेंशन की वैल्यू स्मॉल m प्लस कैपिटल M g by 3 आ जाएगी. पर उतनी नहीं आ रही है कि जितनी पहले आती है. अगर सिंगल पुली यूज करते हैं तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी आती, पर एफर्ट 1/3 हो गया है. देखा पुली का जवाब, पुली का एफर्ट, पुली का एफर्ट है ना, हमारे मैकेनिकल एफर्ट को कम कर देता है. ओके ना, सो आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन पे मैं वापस आऊँगा दोबारा. आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल शो द इफेक्ट्स ऑफ द पुली इटसेल्फ. सो आई हैव दिस क्वेश्चन विद मी. ये देखो इस तरीके से पुल इन करा हुआ है. नाउ द डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू and he just need to keep himself and a platform stationary. So the question is once again the same. Find a force P such that the platform remains stationary. Of course a man is on the platform, so the platform के ऊपर man है तो man भी stationary होगा. तो क्या करें, फोर्सेस की फ्री बॉडी बना के देखो. बहुत आसान है क्वेश्चन. सो ये फोर्स ऊपर लगाई तो इस पर भी फोर्स ऊपर सेम आ जाएगी. अगर इसमें पी फोर्स अप्लाई करी है सो पी फोर्स से क्या आएगी, स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी. पी विल बी इक्वल टू टी, जिससे खींचेंगे उतनी टेंशन आएगी. तो राइट साइड में भी तो सेम टेंशन आ जाएगी टी. करेक्ट है जी, वेरी गुड, सेम आएगी. वेरी गुड. अब क्या करें, आप प्लेटफॉर्म को देखें. तो प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें कि प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या हो रहा है. सो अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हैं तो प्लेटफॉर्म का वेट नीचे लगेगा, दैट इज सपोज टू बी कैपिटल एम जी. मैन का भी तो लगेगा नीचे, दैट इज स्मॉल एम जी. सो दैट्स इट, आई थिंक सो. टोटल वेट प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया ना, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ टी ऊपर लग रही है और स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी वो नीचे लग रहा है. सो द वैल्यू फॉर द टेंशन शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी. प्रेटी क्लियर, प्रेटी क्लियर, राइट, प्रेटी क्लियर है. मैन के हाथों पे टेंशन कहाँ लग रही थी, नीचे लग रही थी. अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता मैन के पैरों से कितनी रिएक्शन है, ये जो मैन के पैरों से वो रिएक्शन अगर हम एन लिख लेते तो वो एन की वैल्यू कैसे आती, तो मैन की फ्री बॉडी से आती. तो भैया मैन के फ्री बॉडी पर टेंशन कहाँ लगती, ये वाली देखो, ये नीचे लगती, क्योंकि पुली पे ऊपर लगी है तो पेयर टेंशन नीचे लगेगी. तो मैन की फ्री बॉडी क्या दिख रही है भाई, मैन की फ्री बॉडी अगर हम दिखाएं तो झुका हुआ है बंदा थोड़ा, तो टी नीचे है और इस पे जो एन थी वो ऊपर आ रही है और उसका स्मॉल एम जी नीचे लग रहा है. सो मैन की फ्री बॉडी हो जाती एन इज इक्वल टू स्मॉल एम जी प्लस ऑफ टी. टेंशन नीचे और एम जी नीचे और नॉर्मल ऊपर, और टेंशन की वैल्यू यहां से यहां पे प्लेस हो जाएगी. सो एन विल बी इक्वल टू स्मॉल एम जी प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी. ये आपका रिलेशन आ जाता है बाई टू है ना, बाई टू. टेंशन की वैल्यू कितनी है, यहां से टी की वैल्यू कितनी थी, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी बाई टू. सो इनकी इतनी वैल्यू आ गई, पर फिर भी थोड़ी ज़्यादा आ रही है स्मॉल एम जी से. तो तरीका सही नहीं है, ऐसे खींचो ऊपर खींचते तो फिर नॉर्मल भी कम आएगी. क्या होगा, नॉर्मल भी शायद कम आएगी. देखते हैं हाउ डज अ क्वेश्चन डेवलप्स अपन, देखते हैं कि क्या होता है. चेक इन. वैसे भी ना एक फीलिंग से है, मुझे फीलिंग से क्या है कि जैसे अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो मेरे पैर थोड़े से कॉन्टैक्ट छोड़ेंगे ना, अगर मैं ऐसे लटका हुआ हूँ तो. नहीं तो अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरा पूरे वजन जमीन पे पड़ेगा, मेरे पैरों पे पड़ेगा ना. पर मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो लटका हुआ हूँ तो पैर इमेजिन करो हल्के से लिफ्ट हो रहे होंगे अगर मैं कर रहा हूँ तो. देखो ऐसे शायद ऐसे नहीं हो रहा होगा कि अगर मैं यहाँ से पुली से लटकने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये जो मेरे पैर होंगे, ये जो पैर हैं वो थोड़े से ऐसे ऐसे नहीं हो जाएंगे, ऐसे से हवा में, है ना, थोड़ा सा लिफ्ट. नहीं तो अगर मैं नॉर्मल खड़ा रहता हूँ तो मेरे पैर जो होंगे वो पूरे क्या होंगे, ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में होंगे, पर ऐसे थोड़े लिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे. सो कॉन्टैक्ट मेरे हिसाब से थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, है ना. कॉन्टैक्ट की वैल्यू थोड़ी क्या होगी,
कम होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि टी ऊपर लगेगा, है ना, नॉर्मल ऊपर लग रही होती है और एम जी नीचे लग रही होती है, तो इससे क्या होगा, एन प्लस टी इक्वल टू एम जी हो जाता है। तो इसका मतलब नॉर्मल कितनी हो जाएगी, एम जी माइनस टी हो जाएगी। तो लटकने से क्या होता है, कॉन्टैक्ट हमारे नीचे छूटने लगता है। तो सीधे सीधे खड़े होते हैं यहाँ पे एन नॉट, तो सीधा वेट के बराबर होती, नॉर्मल ऊपर लगती, वेट नीचे लगता, है ना। लेकिन ऐसे लटकने की वजह से टेंशन आती है, टेंशन क्या करेगी, एम जी का ऑपोजिट लगेगी। वही अगर हम ऊपर खींचे, नीचे खींचेंगे तो गड़बड़ है, नीचे खींचेंगे तो जैसे इसमें खींच रहे थे बेवकूफ़ों की तरह, नीचे से खींच रहे हैं। तो नीचे से खींचने में पुली लगानी थी, ऊपर लगाते हैं, है ना, दो लगानी पड़ती बेचारे के पास थी पुली एक तो क्या करता बेचारा, है ना। तो फिर नॉर्मल की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी ना, अपना वेट संभालता है बेचारा, अब एक्स्ट्रा वेट भी उसके पैर संभाल रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा। सो वी ब्रिंग अपॉन अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बोसॉन चेयर। दिस इज अ बोसॉन चेयर। व्हाट इज दिस बोसन चेयर, BOSUN, बोसन चेयर जो होती है, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर बोसन चेयर, इट इज बेसिकली मैकेनिकल अरेंजमेंट। ये चेयर है, देखो बैठा हुआ बंदा है ना, ये चेयर है, इस कनेक्टेड वाया पुलिस, मॉडिफाइड है, बहुत सारे केसेस हैं इसके अंदर। ये एक पर्टिकुलर केस है, क्वेश्चन सेम है, देखो व्हाट शुड बी द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन, कितनी फोर्स अप्लाई करेगी, टी, जितनी फोर्स अप्लाई करेगा टी के बराबर होगी। और देखो कितनी मल्टीपल पुलिस लगा रही है, तीन तीन। तो देखो इस वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन सेम आ जाएगी, इस वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन सेम आ जाएगी, इस वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन सेम आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, अरे एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग को घुमा रखा है बार बार, देखो ध्यान से, एक ही स्ट्रिंग को घुमा रखा है, वॉच इट। ये देखो यही स्ट्रिंग है, इसी को घुमा रखा है, कलर में बदलो दिखेगा ये, नहीं तो ये देखो इसी को घुमा रखा है, यही घुमा रखा है बार बार, यही घुमा के एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, एक ही स्ट्रिंग घुमा रखी है ऐसे, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, ये भाई दो दो वजन है, दो दो वजन है, एक तो मैन का और एक तो उस चेयर का। सो टोटल नीचे लग रहा है, इट इज कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी, एक चेयर का मास एक मैन का मास, तो टोटल वेट नीचे लग गया। और ऊपर इस पूरे अरेंजमेंट पे ऊपर, है ना, ये चेयर के ऊपर मैन बैठे हुए हैं आराम से, तो इस पे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी तो नीचे लग गया। और जो फोर्सेस हैं वो देखें, जो फोर्सेस ऊपर लग रही हैं, तो फोर्सेस जो ऊपर लग रही हैं, एक तो इससे लग रही थी, इससे जो मैन ने टी लगाया, और साथ में यहाँ पे पुली लग रही थी, और इस पुली पे ये टी टी और टी आ रहा है, ये फ्री बॉडी तैयार हो गई। तो ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है 40, 40। देखो स्ट्रिंग्स कितनी निकल रही है वहां से, पिछले वाले में देखो कितनी निकल रही थी, जो पीछे वाला क्वेश्चन था मैं लेके जाता हूँ, देखो कितनी निकल रही थी, तीन निकल रही थी, है ना। देखो ये 1 2 3, सो 3T नॉट आ रहा था। अब क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, अब इसके अंदर देखो 4 आ रही है, एक इधर से आ रही है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, कितना हो गया, 40 हो गया। किसको बराबर कर रहा है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। So here 4 of t as capital M plus small m into g, we get the value for the tension as capital M plus small m into g by 4. This is how much force he should apply in order to keep this arrangement stationary. So simple. बिल्कुल मुश्किल ही नहीं है आर्टिकल में। तो चलो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, स्ट्रिंग कम है, पुली का अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से है कि स्ट्रिंग कम है क्योंकि पुली कम है। पिछले वाले में देखो P1 P2 P3 तीन पुली थी, इस बार दो ही पुलिस हैं, P1 एंड P2। सो जितनी टेंशन यहाँ पे डेवलप हुई टी, उतनी स्ट्रिंग में होगी टी, और उतनी स्ट्रिंग में होगी टी, बाकी मामला सेम है। तो अगर आप फिर से फ्री बॉडी देखना चाहोगे मैन की, तो मैन की फ्री बॉडी अगर आप देखोगे तो मैन आराम से बैठा हुआ था। सो मैन और क्रेट की, जो मैन और चेयर है उसका नेट वेट नीचे लग रहा था। और अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से एक टी और ये टी, ये दो निकल रही है, और एक मैन के हाथों से ये टी आ रही है। सो टोटल कितनी आ रही है, 1 2 3, तीन फोर्सेस ऊपर आ रही हैं, सारी अलाइक हैं क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग एंड आइडियल पुली है, उससे पूरे स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सेम रहती है। So now the article is thrice of t is equal to small m plus capital M into g, and therefore the t becomes capital M plus small m into g by 2, g by 3. So ये पहले वाले केस में टेंशन काफ़ी कम हो गई थी, कम एफर्ट लगाना पड़ा था, पर इसमें थोड़े कंपैरेटिवली ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, बाई 3 है। पहले 0.25 आ रही थी, अब 0.33 आ रही है बाई 3, है ना।
अब देखो, अब ये अरेंजमेंट अगर आ जाता है, यहाँ पे हमने बहुत कंजूसी कर ली, एक ही पुली लगाई, पहले कम थे साढ़े पुल, तो हमने कम पुली लगाई, तो इसकी वजह से क्या होगा, एफर्ट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी फोर्स आप लगाएंगे वो टी इसमें भी आएगी, वो टी इसमें भी आएगी। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो टोटल वेट जो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी नीचे लग रहा है, और जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो सिर्फ दो ही हैं, टी एंड टी। सो आई हैव सिंपली ट्वाइस ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। So T is equal to capital M plus small m into G by 2. So as you can see, as you increase the number of the pulleys, so effort कम होगी, 1/3 होगी, पहले हाफ एफर्ट थी, अब 1/3 होगी, और इस वाले केस में 1/4 होगी। We just started increasing the number of the pulleys. So अब कितना बढ़िया आर्टिकल है ना, कितना मैंने कंपैरेटिव तरीके से आपको आर्टिकल समझाया है, आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से ये बोसन चेयर अरेंजमेंट काम करती है। अभी तक हमने ये देखा है क्वेश्चन इसके अंदर, जिसके अंदर वो रुका हुआ है। न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन गोज लाइक दिस इन द गिवन डायग्राम, विद व्हाट फोर्स मस्ट द मैन पुल द रोप टू होल्ड द प्लैंक इन द पोजीशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया। वेट ऑफ द मैन इज 60, नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द प्लैंक। तो प्लैंक का वेट है ही नहीं, ये वेटलेस है, देयर इज नो मास इन दिस, है ना। मास ऑफ द प्लैंक इज इक्वल टू 0। तो जो भी नीचे फोर्स लगेगी वेट से मैन का लगेगा, से मैन का वेट नीचे लग रहा है, तो मैन का जो वेट है वो स्मॉल एम जी हो गया, प्लैंक का लग ही नहीं रहा। ये टेंशन टी आ गई और ये टेंशन भी टी आएगी, है ना, सेम स्ट्रिंग है, ये द स्ट्रिंग इज द सेम। अच्छा, इस वाली स्ट्रिंग पे टेंशन डबल हो जाएगी, डबल। इस वाली पुली की फ्री बॉडी अगर हम बनाते हैं इसकी, दैट इज P1 के ऊपर, तो टी नीचे आएगी, टी नीचे आएगी, ऊपर वाले में टी नॉट आनी चाहिए। तो टी नॉट जो होगा वो किसके बराबर होगा, डबल ऑफ टी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी देखा है, तो डबल ऑफ टेंशन हो जाएगी, क्योंकि पुली तो मासलेस है। अगर पुली मासलेस है तो नेट फोर्स 0 होगी, तो जितनी नीचे फोर्स लगेगी उतनी ऊपर लगेगी। तो नीचे ट्वाइस ऑफ टी है, तो ऊपर कितनी है, टी नॉट है, तो बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये अब आइडिया ना, जैसे जैसे लेक्चर्स आप देखेंगे और क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब सीधा इस पर ट्वाइस ऑफ टी आप ले पाओगे आगे फ्यूचर में। अब क्या होगा, इसमें ट्वाइस ऑफ टी है तो इसमें ट्वाइस ऑफ टी आएगी, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग तो सेम है, ये वाली स्ट्रिंग तो सेम है, और पहले वाले से फर्क है, तो इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन है। इसमें कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ टी होगी। बढ़िया हो गया जी। अब देखते हैं जो फ्री बॉडी है, ये जो प्लैंक है, इसके ऊपर ये मैन खड़ा हुआ है, तो इस पे ये टी ऊपर लगी यहाँ, ठीक है ना। और कौन सी स्ट्रिंग है, देखो कौन सी स्ट्रिंग है, एक ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, टी है, और ये जो डबल वाली स्ट्रिंग है इसमें इसमें ट्वाइस ऑफ टी है। वैसे प्लैंक का वेट भी लगना चाहिए था, वो 0 हो गया, क्योंकि प्लैंक का वेट गिवन ही नहीं, तो कैपिटल एम जी भी आता नीचे, और मैन का तो आ ही रहा है, दैट इज स्मॉल एम जी। सो व्हाट इज द इक्वेशन यू आर गेटिंग, ऊपर की तरफ फोर्स कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ टी प्लस टी, दैट बिकम्स इक्वल टू स्मॉल एम जी। सो वी गेट 4 ऑफ टी as equal to small mg, so that t becomes simply mg upon 4. मास की वैल्यू 60 गिवन है, तो 60 इंटू जी 10 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4, so 600 by 4, that's 150 Newton of the force which the man has to apply to keep himself on the platform stationary. So he is stationary over there, the plank is in the same position as shown. So great question, the effort has been reduced. ठीक है ना, मैन का वेट 600 था, सिर्फ 150 न्यूटन से बैलेंस हो गया बाय द इफेक्ट ऑफ द पुलिंग। Another one over there, this is also known as a crate problem. बोसन चेयर बैठा नहीं है, इसलिए बोसन चेयर नहीं बोलेंगे, नहीं तो क्रेट प्रॉब्लम बोल देते हैं इसको। So let me mention this as a crate problem over here. And the question goes like this: there is a man of mass small m, man का mass small m given है, on a frame of mass capital M। एक ही बात होगी ना, ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म, क्रेट या फिर बोसन चेयर, एक ही बात होगी। He pulls on a light rope, आइडियल स्ट्रिंग है, which passes over the pulley, पुली का कोई मास नहीं गिवन है, फ्रिक्शन नहीं गिवन है, so वो भी आइडियल है। एवरीथिंग इज आइडियल मीन्स पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी। बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, ये बता देता हूँ कि जो पूरी स्ट्रिंग है इसमें टेंशन सेम आएगी, तो ये अगर टी है तो यहाँ से भी टेंशन सेम ही आएगी। अदर एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू द फ्रेम, वो दिख रहा है हमें, फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। सेम सवाल हो गया है कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब खुद भी स्टेशनरी रहना है, मैन को, फ्रेम को भी स्टेशनरी रखना है, तो फिर उसको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी वो पूछा है। जितनी फोर्स वो मैन स्ट्रिंग पे अप्लाई करेगा वो टी के बराबर होगी, जितनी फोर्स अप्लाई करेगा वही टी के बराबर है। और फिर हम फ्री बॉडी चेक कर लें फॉर द मैन एंड द क्रेट। सो मैन एंड द क्रेट की फ्री बॉडी अगर हम चेक करते हैं, तो एक तो स्मॉल एम जी किसका, मैन का, और फ्रेम का कैपिटल एम जी, और साथ में एक मैन के हाथों से तो टेंशन है, और दूसरी जो
जो फ्रेम है, फ्रेम से यहाँ पे जो टी ऊपर आ रही है, तो कितनी टी ऊपर हो गई है? 2, ट्वाइस ऑफ टी ऊपर है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, दैट इज ट्वाइस ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी, एंड हेंस द वैल्यू फॉर द टी बिकम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी बाई 2। इसमें नॉर्मल फोर्सेस भी हैं, मैन का फ्रेम के साथ कॉन्टैक्ट है, पर क्योंकि हम कॉमन फ्री बॉडी बना रहे हैं मैन और फ्रेम की, इसलिए वो एन दिख नहीं रहा है। अगर हम मैन की अकेले से फ्री बॉडी बनाएंगे तो फिर वो एन दिखेगा, और जो फ्रेम है उसकी अलग से फ्री बॉडी बनाएंगे तो वो एन फोर्स, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो दिखेगी। अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन उतना इंट्रिकेट गया ही नहीं कि हम ज़बरदस्ती अपने आप को परेशान करें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम डेफिनेटली उस फोर्स को भी विजुअलाइज करके फ्री बॉडी पे दिखाएंगे। So I have a question like that over here. It says that it shows a man of the mass 60 kg standing on the light weighing machine. तो मैन एक वेइंग मशीन के ऊपर है जो कि केबिन में रखी हुई है। अब उसने वेइंग मशीन का नाम ले लिया है, मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्वेश्चन में आ गई हैं। द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन क्या होती है? दैट्स अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, बेसिकली एपरेंट वेट जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में आ गया है, राइट। इन केबिन ऑफ मास 40 kg, जो कैपिटल एम है उसका मास 40 kg गिवन है, और जो मैन का मास है वो सिंपल 60 kg गिवन है। द केबिन इज हैंगिंग फ्रॉम द पुली फिक्स टू द सीलिंग थ्रू अ लाइट रोप लाइक दिस, द अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाय द मैन हिमसेल्फ। If the man manages to keep the cabin at rest, what is the weight shown by the machine? So if he keeps this arrangement at rest, तो आसान क्वेश्चन है पहला वाला पार्ट। तो कि क्या करा है मैन ने? मैन हैज़ अप्लाइड अ फोर्स ऑन द स्ट्रिंग, जितनी फोर्स अप्लाई करी है वो टी है। वही स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से घूम फिर के यहाँ से जाके इस पर कनेक्टेड है, तो सेम स्ट्रिंग है तो इस पर भी टेंशन सेम आएगी टी। तो पूरा वेट लगेगा नीचे स्मॉल एम जी मैन का, क्रेड का कैपिटल एम जी। सो दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट क्वेश्चन। सो वी हैव ट्वाइस ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी, और दोनों मासेज हमें गिवन है 60 एंड 40। तो दैट 60 प्लस 40, जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, एंड डिवाइडेड बाई 2, सो मुझे टेंशन मिल जाएगी। तो 60 प्लस 40 कितना होता है? 100 होता है। 100 बाई 2 50 होता है। 50 इंटू 10 500 आता है। सो 500 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है इसको होल्ड करने के लिए, टू होल्ड इट। सो देखते हैं कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। वो इज आस्किंग केबिन इज हैंगिंग फ्रॉम द पुली, एंड इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द केबिन एट रेस्ट, व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। तो वो टेंशन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि जो मशीन के ऊपर, जिसके ऊपर मैन स्टैंडिंग है, वो रीडिंग क्या शो कर रही है। तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन क्रिएट करते हैं। क्या? मैन क्रिएट करते हैं। तो अगर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन क्रिएट करता हूँ, तो मैन के ऊपर, अब मैं फ्रेम नहीं बना रहा हूँ, एक तो मैन का सेल्फ वेट लगेगा स्मॉल एम जी नीचे, और जो फ्रेम है उससे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मैन के ऊपर लगेगी, जो कि हमने पहले शो नहीं करी। क्योंकि अगर हम फ्री बॉडी क्रिएट की शो करते तो उसके ऊपर ये एन नीचे लगती। तो जब हमने दोनों की कॉमन फ्री बॉडी बनाई, ये क्या है? द कॉमन एफ बी डी ऑफ द मैन एंड फ्रेम, तो फिर वो एन फोर्स गायब होगी। अंडरस्टूड सी बात है ना। मैन को वापस से, इस मैन को यहाँ से वापस से यहाँ रख दो, इमेजिन कर लो, तो वे एन फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। समझ आए ना? फिर ही दिखेगी सिस्टम से। तो हमने कॉमन फ्री बॉडी में नहीं दिखाया, अब अलग अलग फ्री बॉडी दिखा रहे हैं तो दिख जाएगी। मैन के हाथों पे एक और फोर्स है, दैट इज सपोज टू बी टी, है ना, क्योंकि ये मैन की फ्री बॉडी। मैन पे 3 फोर्स है, एक तो टी जो स्ट्रिंग से उसने खींची, स्ट्रिंग को खींचा तो उससे टेंशन जो है, एक वेट जो उसका नीचे लग रहा है, और एक कॉन्टैक्ट फोर्स जो फ्रेम से उसको ऊपर लग रही है। एंड सो माय डियर, दैट इज एन प्लस टी बैलेंस इज इक्वल टू स्मॉल एम जी। वेरी क्लियर। एन और टी ऊपर लग रहे हैं, स्मॉल एम जी नीचे लग रही है। सो एन बिकम्स इक्वल टू स्मॉल एम जी माइनस ऑफ टी। ऐसा हमने आज के लेक्चर में ही पहले देखा भी हुआ है। अब स्मॉल एम की वैल्यू देख लो कितनी है, और उसमें टी माइनस कर लो। सो स्मॉल एम जो है दैट इज 60, कितना है? 60, उसका जो सेल्फ वेट है 60 है। सो दैट इज 60 इंटू जी, 600 हो गया, माइनस ऑफ टी, टी कितना है? दैट इज 500 जो हमने कैलकुलेट करा अभी। सो जो एन बिकम्स इक्वल टू 100 मतलब वेइंग बैलेंस शो करेगा कि उसका वेट 100 है, मतलब वो 10 किलो का बंदा है। वो है तो नहीं, है तो बिल्कुल नहीं। वो उसका वजन तो भाई मेरे कितना है? 60 किलो है। 600 न्यूटन का बंदा है, 60 किलो का बंदा है। उसका वेइंग मशीन कह रहा है भाई तुम पतले हो गए, भाई तुम हल्के हो गए।
उसका वजन कितना आ रहा है, 100 न्यूटन आ रहा है. सो द एन इज कमिंग लेस दैन mg, दैट मीन्स द रीडिंग इज कमिंग लेस दैन द ट्रू वेट. सो सी, अगर आप सीधा विंग बैलेंस पे खड़े होते हैं तो फिर ट्रू वेट एपरेंट वेट के बराबर तब आता है जब आप रेस्ट पर हो. लेकिन ये आइडिया पुलिस के साथ है और पुली उस आइडिया को बदल देती है. हमने लास्ट लेक्चर में ऐसा करा था कि जब हम फ्रेम को एक्सेलरेट करते हैं तो उससे क्या होता है, रीडिंग की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. अगर हम फ्रेम को नीचे एक्सेलरेट करते हैं तो रीडिंग की वैल्यू कम हो जाती है, और फ्रेम को रेस्ट पर रखते हैं तो रीडिंग की वैल्यू mg के बराबर रहती है. लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्टेड है क्वेश्चन. इसमें n की वैल्यू mg से कम आ रही है इवन इफ द फ्रेम इज स्टेशनरी, इवन इफ द फ्रेम इज स्टेशनरी, इवन इफ द लिफ्ट इज स्टेशनरी. क्यों? अरे क्योंकि थोड़ा आइडिया बदल गया है ना. मैन भी फोर्स अप्लाई कर रहा है. जब हम स्पेशल क्वेश्चन लिफ्ट का करते हैं उसके अंदर मैन आराम से खड़ा होता है, कोई फोर्स नहीं अप्लाई करता, बिल्कुल आराम से खड़ा हो गया, सब अपने आप को सबमिसिव मोड पोज पर रख दिया है, लिफ्ट में जाके खड़ा हो गया, बस दैट्स इट. मजे देखो, है ना. एन ऊपर mg नीचे, पर अब फोर्स भी लगा रहा है, फोर्स भी लगा रहा है, तो आइडिया बदलेगा, है ना. तो बड़ा मजेदार सा सवाल हो गया कि बंदे का वजन कम आ गया तो बंदा परेशान ना हो जाए कि यार खाना पीना खाया था लेकिन फिर भी वजन कम आ गया है. तो क्वेश्चन कहता है व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट. अभी तो करेक्ट वेट आ नहीं रहा, तो क्या करें. तो हमारी जो पुरानी नॉलेज है उस समय पता चलता है कि अगर सिस्टम ऊपर को एक्सेलरेट करे, अगर सिस्टम ऊपर को एक्सेलरेट करे तो फिर क्या होगा, फिर पॉसिबिलिटी है कि रीडिंग बढ़ जाए, है कि नहीं है. when the lift accelerates upwards so the reading increases, apparent weight is more than true weight. याद आया, बिल्कुल याद आया. तो अगर हमें n की वैल्यू को बढ़ा के इसका ट्रू वेट करना है, ये बोल रहे थे क्वेश्चन, टू गेट इज करेक्ट वेट, तो मतलब n की वैल्यू क्या आनी चाहिए. अब क्वेश्चन बदल रहा है, अब n की वैल्यू आपको जो करेक्ट वेट है उतनी चाहिए, मतलब 600 न्यूटन चाहिए. तो फिर वो कह रहा है फोर्स अप्लाइड कितनी होनी चाहिए, फोर्स अप्लाइड तो टेंशन के बराबर है, जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे वही टी आएगी. तो वो कितनी होनी चाहिए वो पूछ रहा है. तो वो न्यू फोर्स आएगी, एन डैश लिख लेते हैं. न्यू नॉर्मल 600 है केस नंबर 2 में, और ये सिस्टम रेस्ट पे नहीं रह पाएगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा. तो कराओ जी, एक्सेलरेट कराओ जी. ये तो फ्री बॉडीज है, दोबारा बनाते हैं फ्री बॉडीज में. तो जो मैन की फ्री बॉडी है, उसमें मैन का वजन लग रहा है नीचे 600, मैन को रिएक्शन फोर्स मिल रही है ऊपर कितनी, वो भी 600 चाहिए अभी. अब चाहिए ट्रू वेट. हाथों पर टेंशन लग रही थी ऊपर, और मैन कहा जा रहा है ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेट करे. जब तक एक्सेलरेट नहीं करेगा ऊपर रीडिंग नहीं बढ़ने वाली. तो अब एक्सेलरेट करेगा ऊपर, तो कैसे लिखोगे ये क्वेश्चन. सो आएगी टी प्लस एन डैश, ये ऊपर की तरफ फोर्स होगी माइनस 600. पहले क्या हो रहा था, टी प्लस एन एमजी को बैलेंस कर रहा था इस सिनेरियो में, पर ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होगी, ताही तो भाई ये सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट करेगा, ताही तो नॉर्मल की वैल्यू बढ़ेगी. सो टी प्लस एन डैश, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है माइनस mg, कितना mg 600, शुड बी इक्वल टू m इंटू ए. सो 60 इंटू ए आना चाहिए. पर मेरे दोस्त एन डैश तो खुद 600 के बराबर है, तो दैट इज टी प्लस 600 माइनस 600 शुड बी इक्वल टू 60 इंटू ए. इसका मतलब ये तो गया. सो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 60 ए के बराबर आएगी. पहली क्वेश्चन आ गई है. ना हमें ए पता है, ना हमें टी पता है, ना हमें ए पता है ना टी पता है, क्योंकि टी बदल जाएगी. अब वो टी नहीं होगी, टी डैश है, टी डैश है. न्यू वैल्यू ऑफ टेंशन आएगी, कितनी आएगी, एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगी. अब हम लेके आते हैं क्रेड की फ्री बॉडी. सो क्रेड की फ्री बॉडी अगर आप बनाते हो, जो क्रेड की है, तो क्रेड का अपना वेट है 400 न्यूटन, 40 किलो का क्रेड थी, तो 400 न्यूटन हो गया. इसके अलावा उसके ऊपर नॉर्मल लग रही है नीचे, कितनी एन डैश की वैल्यू कितनी है, 600 है. और इस पर जो टेंशन है वो ऊपर लग रही है, याद है ना, वो ऐसे घूम फिर के फिर मैन ने पकड़ी हुई थी, तो इसके ऊपर कहाँ लग रही है, टी ऊपर लग रही है. और ये कहाँ जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, मैन भी तो उसके अंदर ही है, मैन ऊपर जा रहा है क्रेड के साथ ना. तो बेसिकली बंदा ऐसे खींच रहा है, तो किसको, अपने को भी ऊपर लेके जा रहा है, क्रेड को भी ऊपर लेके जा रहा है. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस 400, क्योंकि ऊपर की तरफ तो इकलौती फोर्स है टी, नीचे की तरफ दो फोर्स है, 400 एंड एन डैश 600. सो टी माइनस 400 माइनस एन डैश शुड बी इक्वल टू, मास कितना है इसका, 40 किलो. कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है. सो 40 इंटू भैया, सही है नहीं, बिल्कुल सही है सर. सो टी की वैल्यू कितनी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द टी. सो टी है यहाँ से, टी डैश है बेसिकली, टी डैश टी तो बदल चुका है पहले ना. सो टी डैश कितना है, टी डैश है 60 है यहाँ से,
प्लेस करो, दैट इज 60A माइनस 400, एन डैश कितना है 600, सो माइनस 600 इज इक्वल टू 40 इंटू वही आ गया. So that is 60A minus 40A, that becomes 600 to 400, 1000 आ गया है. So you get 20A as equal to 1000. So A becomes 1000 divided by 20. So that's 50 meter per second square. That's a pretty huge amount of acceleration. बहुत ज़्यादा है दोस्त मेरे, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ऐसा करने के लिए उसको जो टेंशन चाहिए, जितनी फोर्स उसको लगानी पड़ेगी स्ट्रिंग पे, दैट इज इनह्यूमन. दैट इज 60 इंटू ए, दैट इज 60 इंटू 50, दैट्स अ प्रीटी लार्ज फोर्स. दैट इज 6 इंटू 5 इज 33,000 न्यूटन ऑफ फोर्स इज टू बी अप्लाइड. मतलब इट्स इक्विवेलेंट टू होल्डिंग अराउंड 300 kg ऑफ वेट. सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड. देन ही कैन गेट द करेक्ट रीडिंग ओवर, क्योंकि एक्सेलरेट ऊपर करेगा सो टेंशन भी ज़्यादा आएगी, नॉर्मल भी ज़्यादा आएगी, दोनों बढ़ गई. टेंशन भी पहले इतनी नहीं थी, टेंशन भी पहले हमने निकाली है. देखो टेंशन निकाली थी हमने 500 न्यूटन थी मेरे लिए. इतनी फोर्स लगा के वो सिर्फ रोक पा रहा था, पर ऊपर लेके जाना है वही मामला है, पावर लगेगी ज़्यादा, है ना. तो कितनी लग रही है, ओ यार 6 गुना ऑलमोस्ट लग रही है, 6 टाइम्स 3000 न्यूटन. तो नॉर्मल भी 6 टाइम्स बढ़ गई मेरे ख्याल से. नॉर्मल क्या लेकर कितनी आ रही थी, 100 आ रही थी, अब कितनी आ रही है 600 आ रही है. सो द टेंशन हैज इंक्रीज 6 टाइम्स. 500 थी, अब कितनी होगी 3000. एंड नॉर्मल इज ऑल्सो इंक्रीज 6 टाइम्स. पहले 100 थी, अब 600 होगी. ट्रू वेट आ गया, ट्रू वेट आ गया. पर क्या मजेदार है, अब एक्सेलरेट करा तो ट्रू वेट आ गया. तो ये आइडिया डिफरेंट है पिछले वाले आर्टिकल से, है ना, क्योंकि इसमें पुलिस का यूज है, रिलेटिव यूज है, कि मैन खुद ही उसके अंदर है जिसको वो खुद ही लिफ्ट कर रहा है. मजेदार आर्टिकल, मजेदार. नहीं कराऊं तो फिर नहीं रहेगा, फिर आपको लिफ्ट वाला केस का मतलब से वही रहता, पर अब बदल गया. ये एक और आर्टिकल है, जैसे मैंने इनह्यूमन जैसी बात बोली अभी, तो ये इनह्यूमन सा आइडिया है यहाँ पे. आइडिया क्या है देखो, अ पेंटर ऑफ मास कैपिटल एम, इस बंदे का मास कैपिटल एम है, ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास स्मॉल एम, प्लेटफॉर्म का मास स्मॉल एम है, एंड पुल्स हिमसेल्फ बाय द 2 ropes व्हिच हैंग्स ओवर द पुली. सुपरमैन समझ रहा है अपने आप को, ऐसे खींच रहा है, ऐसे ऐसे पकड़ के खींचा दोनों हाथों से. पहले तो एक ही हाथ उपयोग कर रहा था, अब दोनों हाथों से उपयोग कर रहा है. कहते भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, दोनों हाथ का उपयोग करूंगा. सो विद द फोर्स एफ एंड मूव्स अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ऊपर जा रहा है, खुद भी ऊपर जाएगा, फ्रेम भी तो ऊपर जाएगा. सो फाइंड एक्सेलरेशन. दैट से जो सोखा सवाल है, एक्चुअली ये क्वेश्चन क्यों डाला है यहाँ पे, ये बताने के लिए दैट नो वन कुड डू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. कोई नहीं कर सकता, ज़्यादा समय तक कोई नहीं कर पाएगा. आप थक जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर आप ऊपर के बजाय नीचे जाएंगे, आप स्लिप कर जाएगा आपके हाथ से, और आप जिंदगी के मजे लेते हुए नीचे जा रहे होंगे. फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल आप चेक करें कि कैपिटल एम जी नीचे, स्मॉल एम जी नीचे, और ऊपर कितनी फोर्स है उस पर ध्यान लगाएं. आराम से ध्यान लगाएं. देखो ये टी और ये टी सेम आएगी, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पूरा सिमेट्रिक मामला है. तो टेंशन दोनों सेम आएगी, और ये सेम स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग सेम है, तो इसमें भी टेंशन सेम टी आएगी. और ये भी सेम स्ट्रिंग है इधर, तो इसमें भी टेंशन क्या आएगी, सेम आएगी. सो इफ यू आर एबल टू सी दिस वेरी क्लियरली, कि मैन के जो दोनों हाथों हैं उस पर टेंशन तो टी ऊपर आ गई, यहाँ से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसमें भी टी ऊपर है, यहाँ से भी जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसमें टी ऊपर है, और नीचे जो टोटल वेट लग रहा है दैट इज स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू जी. और ये पूरा सिस्टम जो है वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, विद एन एक्सेलरेशन है. तो ऊपर कितनी टेंशन है, 1 2 3 4, कितनी है, 4 ऑफ टी है. सो दैट्स 4 ऑफ टी माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी. अगर तो रोकना होता तो बस 4 ऑफ टी को इस वेट के बराबर कर देते, पर अभी ऊपर खींचना है, पुल करना है, ज्यादा मेहनत लगेगी. सो नेट फोर्स शुड बी एम ए. सो 40 माइनस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू जी शुड बी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू ए. And so that becomes 4t minus capital M plus small m into g divided by capital M plus small m. That should be the value for the acceleration. That is 4t upon capital M plus small m minus of g is the value for the acceleration over there. इतनी acceleration आपको अप्लाई करनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो ऊपर मूव कर रहा है ना, ऊपर मूव कर रहा है. तो और टेंशन कितनी है, t के बराबर है, राइट. सो क्वेश्चन डन है, पर ये बात आपको समझ में आई कि ये कोई भी ज़्यादा समय तक ये काम नहीं कर पाएगा, राइट. सो
This question is there. This is a previous problem and a very old kind of a problem. Very old problem is there. As you can see, it appeared in the 2001. The question is, but good question. Question सिर्फ क्या है? Find a force on the pulley. But there is a change. Pulley का mass given है small. Pulley का mass small m है. Now listen to this. Now listen to this. Suppose this was arrangement. Right? This was arrangement and the pulley was massless. Let us assume. So what will happen? The tension in the entire string will be the same. तो पुली के ऊपर एक टेंशन इधर लगेगी, उसका पेयर जो है वो दीवार पे लगता, और एक टेंशन इधर लगेगी, उसका पेयर ब्लॉक पे लगता. तो पुली की फ्री बॉडी पे दो फोर्सेस होती है, एक टी यहाँ पे और एक टी यहाँ पे. और पुली के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आती है, क्वेश्चन हमने करा हुआ है, यहाँ आ जाती है इस डायरेक्शन में पैरेललोग्राम लॉ से. दैट विल बी द फोर्स ऑन द पुली या फिर क्लैंप के ऊपर, है ना, ये फोर्स आ जाती है. जब फोर्स ऑन द पुली आ जाती, कितनी आती? अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आ जाती. सो रूट टू टी की वैल्यू आ जाती है, और टी कितना होता है? एम जी के बराबर. सो ये आंसर आपका रूट टू एम जी आ जाता है. ये एम जी के बराबर कैसे आता है? इस ब्लॉक की फ्री बॉडी से. ब्लॉक का वेट नीचे है, टेंशन ऊपर है, तो रूट टू एम जी रिजल्ट आ जाता है एफ का. लेकिन क्या हुआ? अब कहानी में ट्विस्ट आ गया कि पुली पे मास है. जैसे हम ये क्वेश्चन नहीं करते हैं इस तरीके से कि दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं और ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, और हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, हम बोलेंगे उसके नीचे जितना वेट है वो चेक कर लो. तो उसके नीचे कितना वेट है? कैपिटल एम, तो टेंशन कितनी आएगी? कैपिटल एम जी. और अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के पीछे देखा होता तो उसके पीछे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मास है, तो टेंशन की वैल्यू बढ़ जाती और स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी हो जाती. बहुत ही सुख है. उस पॉइंट के थल्ले देखा, पहले इस पॉइंट के थल्ले ए पे और फिर बी पॉइंट के थल्ले. तो ए पॉइंट के थल्ले सिर्फ कैपिटल एम आ रहा था और बी पॉइंट के थल्ले स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम आ रहा था. बहुत ही आसान. सेम यहां पर हो रहा है मेरे दोस्त. अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो टेंशन है, अगर मैं इसको T1 लिखूं तो वो सिर्फ इस वेट की वजह से आएगी. कितनी? कैपिटल एम जी की वजह से, है ना. पुली पे इधर लगेगी, ब्लॉक पे ऊपर लगेगी. लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूं, इस पॉइंट पे अब कहानी बदल गई है. अब इसके पीछे दो वेट हैं, एक पुली का भी मास आएगा और एक ब्लॉक का भी आएगा. सो T2 की वैल्यू बदल चुकी है. दैट विल बी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी. हैड द पुली बीइंग मासलेस, तो इस पॉइंट के पीछे भी सिर्फ कैपिटल एम ही होता, लेकिन अब इस पॉइंट के पीछे, T2 पॉइंट के पीछे दो दो वेट हैं, पुली का भी और ब्लॉक का भी. सो T1 T2 बदल गया है. बाकी पुली के फ्री बॉडी डायग्राम पे अब भी दो फोर्सेस लगेंगी, पर अब वो टी सेम नहीं है क्योंकि पुली में मास है. तो एक T1 इधर लग रही है, T2 इधर लग रही है, और जो नेट फोर्स है पुली के ऊपर, वो इधर आएगी. दैट इज अ नेट फोर्स ऑन द पुली. कैसे मिलेगी? द फोर्स ऑन द पुली शुड बी अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, क्योंकि T1 और T2 में तो अभी भी एंगल 90 है ना. पहले भी एंगल 90 था, अभी भी एंगल 90 है, तो रिजल्ट तो सेम आएगा. रिजल्ट नहीं सेम आएगा, फॉर्मूला सेम बना है. T1 और T2 की वैल्यू डिफरेंट है. T1 कितना है? अभी भी कैपिटल एम जी के बराबर है. T1 की वैल्यू कैपिटल एम जी के बराबर है, पर T2 इंक्रीमेंट हो गया है बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द पुली. कितना है? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, इसका स्क्वायर हो गया. So I think the idea is done. The idea is done. That becomes capital M square plus small m plus capital M का स्क्वायर, इसका रूट, और बाहर G आ गया है, और ये ऑप्शन किसी ना किसी के साथ मैच कर जाएगा, और वो ऑप्शन D है, इसके साथ ये मैच कर गया. Right? So twisted the tail was that a pulley was getting the mass. So पुली आइडियल नहीं थी, इस वजह से पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम नहीं रही. हम ये बोलते आते हैं कि पुली आइडियल होगी, स्ट्रिंग आइडियल होगा, तो सब जगह टेंशन सेम होगी, पर ये तो नहीं बताते ना साथ में कि फिर क्या होगा अगर ऐसा नहीं हो तो ये क्वेश्चन वो बताया आपको. इस क्वेश्चन ने वो बात बताई कि अगर स्ट्रिंग और पुली आइडियल नहीं होंगे, इस केस में से पुली आइडियल नहीं थी, स्ट्रिंग तो आइडियल थी. स्ट्रिंग अभी भी लाइट थी, है ना. स्ट्रिंग का मास अभी भी देखो गिवन है, नेग्लिजिबल है. तो स्ट्रिंग आइडियल थी, तो पुली आइडियल नहीं थी, उससे स्ट्रिंग में टेंशन बदल गई, और फिर आंसर आपका फर्क आ गया, और ये आईडी का क्वेश्चन बन गया. इतनी छोटी सी बात है. अभी बहुत आसान सा क्वेश्चन है. ये आसान सा क्वेश्चन क्या है? ये कह रहे हैं कि हमारे पास 10 1 रुपी कॉइन्स है और उनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, टेबल के ऊपर रख दोगे. तो हमारे पास 10 कॉइन्स है, हमने 10 कॉइन्स को स्टैक कर दिया. कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, कॉइन नंबर 3, कॉइन नंबर 4, कॉइन नंबर 5, कॉइन नंबर 6, 7, 8, 9, 10. दीज आर द 10 कॉइन्स.
एक के ऊपर एक रख दिया, सबका मास सेम है. Give the magnitude of the direction of the force on the seventh coin from the bottom due to all the coins on the top. Seventh coin from the bottom. So, no, my dear, 1, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th. That's the seventh one. Color कर लेते हैं. That's the seventh coin, right? Seventh coin. और उसको किससे force चाहिए मेरे दोस्त? From all the coins on the top. तो इसके बियॉन्ड ऊपर 3 कॉइन्स हैं और तीनों का नेट मास कितना है? 3m. वो मिल के इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. तो बहुत ही क्लियर है, इस पॉइंट पे जो इंटरैक्शन होगी वो कॉन्टैक्ट है, तो इस पे ऊपर लगती, और ये जो सेवंथ कॉइन है, ये सेवंथ वाला कॉइन है, उस पे कहाँ लगती है? नीचे लगती है. इस कॉइन पे, इस कॉइन पे ये इंटरैक्शन नीचे लगती है. सेवंथ कॉइन इस पे नीचे लगती है, और ये किस पे लगती है? एथ कॉइन पे. यहाँ पे एथ कॉइन होता है, उसके ऊपर नाइन्थ कॉइन होता है, उसके ऊपर 10th कॉइन होता है. तो ये किस पे लगी? बेसिकली एथ पे, क्योंकि सेवंथ का कॉन्टैक्ट या तो 6th के साथ है या तो 8th के साथ है. तो किसकी? 8th की है. करेक्ट है ना? अब ये जो फ्री बॉडी है, जो एन है, वो किसके बराबर है? 3mg के बराबर. अगर मैं इन तीनों कॉइन्स की फ्री बॉडी देख लूं, सो एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? 3mg के बराबर होगी. और वही एन किसके ऊपर लग रही है? वही सेवंथ कॉइन के ऊपर लग रही है, पर सेवंथ कॉइन के ऊपर कहां लग रही है? नीचे लग रही है. तो वैल्यू तो उसकी भी 3mg है, क्योंकि उसके ऊपर तीन ही कॉइन्स है, उन तीनों का वजन लगेगा, तीनों का कंप्रेशन लगेगा. सेवंथ के ऊपर कितने कॉइन है? 3 है. तीनों दबाएंगे ना उसको, तीनों, तो 3mg लगेगी नॉर्मल. पर कहां लगेगी? डाउनवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड. ठीक है ना? और 8th कॉइन पे सेवंथ कॉइन की वजह से कहां लगेगी? अपवर्ड लगेगी, है ना? सेवंथ कॉइन पे नीचे, 8th कॉइन पे ऊपर. सिंपल, सेवंथ और 8th का कॉन्टैक्ट. सो ए पार्ट हो गया. तो फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन 3mg आ गया, और सेवंथ कॉइन पे कहां लग रही थी? नीचे लग रही थी. एंड द फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन बाय द 8th कॉइन, बाय द 8th कॉइन. सेम क्वेश्चन हो गया. बट ऑल द कॉइन्स ऑन द टॉप में द 8th कॉइन, एक ही बात होगी, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट 9th और 10th के साथ तो है नहीं, तो वो तीनों मिलकर उसके ऊपर लगा रहे हैं. सो कॉन्टैक्ट फोर्स जो सेवंथ कॉइन उसके ऊपर लगा रहे हो, तो अंडरस्टूड है, सेम ही लगा रहा है. जैसा 3mg विट इज एक्टिंग, क्योंकि उसके ऊपर बाकी लगा रहे हैं ना, तो वो तो आगे कंप्रेस करेगा उसको, तो उस पॉइंट पे तो कंप्रेशन होती नहीं है. दैट्स 3mg. क्लियर है कि नहीं आ रही? तो ऑल द कॉइन्स लगा रहे हैं. अब सिर्फ बोलते हैं कि उसके, तो उस पर तो कॉन्टैक्ट ही आएगी. सेवंथ और 8th जो कॉइन है, ये सेवंथ और जो 8th है, तो वो अपने ऐसा मत सोचना कि mg की वजह से लगा रहा है. वो तो कॉन्टैक्ट फोर्स, या कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू देखनी थी, देख लिया. और ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछे, रिएक्शन ऑफ द 6th ऑन द 7th. 6th ऑन द 7th, तो 6th कॉइन ले लो आप. तो 6th कॉइन हरे से बना ले. 6th कॉइन, ये 6th कॉइन हो गया. ये जो 6th कॉइन है, उसका 7th कॉइन से पूछ रहे हैं. देखो ना, पूछ रहे हैं 6th ऑन द 7th. तो 6th ऑन द 7th मतलब 6 के ऊपर 4 हो जाएंगे. तो 4 हो गए, तो 4 हो गए मतलब 4m हो गया. उसके ऊपर ये एन डैश ऊपर लग जाएगी, और ये जो कॉइन है उसके नीचे कौन सा? 6th कॉइन, उसके ऊपर वो एन डैश नीचे लग जाएगी. अब वो एन डैश की वैल्यू आएगी किससे? भाई इसका वजन 4mg है, 4 कॉइन्स का, तो एन डैश की वैल्यू 4mg आ गई. कहां लगेगी? उस पर ऊपर लगेगी, उन पे. तो बेसिकली लग किस पे रही है? सेवंथ कॉइन. सेवंथ कॉइन के साथ इसका कॉन्टैक्ट. और 6th कॉइन पे कहां लग रही है? नीचे. कितनी वैल्यू? एन डैश तो सेम ही है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर नीचे सेम ही है. कितनी है? 4mg. कहां लग रही है? डाउनवर्ड लग रही है. तो सो सिंपल है. सेवंथ पे ऊपर 3 है तो 3mg कॉन्टैक्ट फोर्स होगी. 6 के ऊपर 4 है तो 4mg कॉन्टैक्ट फोर्स होगी. थर्ड कॉइन पे पूछा होता, तो थर्ड से ऊपर कितने? 7 है, तो 7mg कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाती है. वो किसके बीच में होती है? थर्ड और फोर्थ के बीच में. थर्ड और सेकंड के बीच में पूछते, तो सेकंड को देखते, तो सेकंड के ऊपर कितने होते? 8, तो 8mg कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाता है. समझ आ रही है? सेवंथ कॉइन पे 6th का भी कॉन्टैक्ट है, 8th का भी कॉन्टैक्ट. तो सेवंथ कॉइन पे 8th का जो कॉन्टैक्ट है ऊपर वाला, तो ऊपर वाले 3 देखे तो 3mg होगी. और 7 का 6 के साथ, तो 6th को देखा हमने, 6 के ऊपर कितने? 4, तो 4mg कॉन्टैक्ट फोर्स. दैट्स सो इजी इट इज. There's another one with this idea of the contact forces. Helicopter of the mass 1000 kg, mass कितने हेलीकॉप्टर का? 1000, rises with a vertical acceleration of 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो लेट्स से जैसे हेलीकॉप्टर, अब प्रॉपर तो नहीं बनाऊंगा, उसके ऊपर एक रोटर होता है, जैसे रोटर ऑन द हेलीकॉप्टर. ठीक है ना? और उसका मास कितना गिवन है? 1000 kg है हेलीकॉप्टर का जो मास है, और वो ऊपर जा रहा है कितनी स्पीड से, कितनी एक्सेलरेशन से? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज एक्सेलरेशन.
द क्रू एंड द पैसेंजर्स वे 300 kg। अंदर भैया क्रू वगैरह भी होंगे, अंदर और भी लोग बैठे हैं, इन सबका जो वेट है दैट इज 300 kg, जो क्रू है अंदर। ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड द पैसेंजर्स, तो फ्लोर पे, तो ये क्रू एंड द पैसेंजर्स हैं, है ना, इनको फ्लोर से रिएक्शन मिलेगी ऊपर, N1 लिख दो। इनका अपना वेट लग रहा है नीचे, कितना, 300 इंटू जी, जी को 10 ले लो, आई एम जस्ट एज्यूमिंग जी एज इक्वल टू 10, ठीक है। और ये कहाँ जा रहे हैं, वेयर इट इज मूविंग। देखो आप, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, हेलीकॉप्टर एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप डायरेक्टली तो न्यूटन लॉ लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में न्यूटन लॉ लगता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फ्री बॉडी बना देंगे। तो आपने फ्री बॉडी पे देखा दो फोर्स हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर है, बिल्कुल लिफ्ट जैसा क्वेश्चन हो गया, एग्जैक्टली अ लिफ्ट क्वेश्चन। सो ये ऊपर जा रहा है, पूरा क्रू ऊपर जा रहा है, कैसे, N1 माइनस एम जी, दैट इज 3000 इज इक्वल टू मास 300 इंटू ए, सिंपल। या फिर N1 इज इक्वल टू 300 इंटू जी प्लस ए, दैट इज 300 जी, दैट इज 300 जी प्लस ए, ऐसे लिख दे। अरे सीधा लिख सकते हैं, इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ना, सो कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी होगी, एम इंटू जी प्लस ए। सो N1 कितना हो गया, दैट इज 300 इंटू जी प्लस ए, जी कितना 10, ए कितना 15, सो दैट इज 300 इंटू 25, 15 प्लस 10 25 होता है, तो दैट 7500 न्यूटन इज द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू मेंबर्स। तो कहाँ लगेगी फोर्स ऑन द फ्लोर, नीचे, फ्लोर के ऊपर ये फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे। अगर ये फ्लोर है ना किसका, हेलीकॉप्टर का, तो उसके ऊपर ये N1 कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी, दैट इज द फोर्स ऑन द फ्लोर डाउनवर्ड, 7500 डाउनवर्ड। आगे बी पार्ट भी है, एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। एक्शन ऑफ द रोटर ऑन द सराउंडिंग एयर, ऐसा होगा कि एयर कट होगी तो एक फोर्स क्रिएट होगी अपवर्ड, जो कि हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके जाएगी। अब हेलीकॉप्टर के अंदर बंदे भी हैं, क्रू भी है, तो ये पूरे हेलीकॉप्टर और क्रू का फ्री बॉडी है। हेलीकॉप्टर और क्रू के फ्री बॉडी में, जैसे क्रेट के अंदर बंदे थे, क्रेट के अंदर बोसन चेयर, कॉमन फ्री बॉडी, अब एन नहीं दिखेगा, एन आपस में लग गई क्रू और फ्लोर के बीच में, पर अब एक एक्सटर्नल फोर्स, एयर की फोर्स इसके ऊपर लग रही है, जो रोटर की वजह से एक्शन, रोटर एक्शन की वजह से लग रही है। तो एयर के कटने की वजह से, कटिंग ऑफ द एयर बाय द रोटर, वो फोर्स जो ऊपर आएगी वो इस पूरे हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके जाएगी। सो नीचे कितना वेट लगेगा, क्रू का भी और हेलीकॉप्टर का भी। सो क्रू का मास 300 था, हेलीकॉप्टर का 1000 था, एंड इनटू जी, ये पूरा वेट नीचे लग रहा है और ये पूरा हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सो द फोर्स विल बी F माइनस ऑफ 1300 इंटू जी शुड बी इक्वल टू, टोटल मास कितना हो गया, 1000 प्लस 300 1300, सो 1300 इंटू ए। फिर से सेम आ गया कि फोर्स कैसे आएगी, नेट मास इंटू जी प्लस ए, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। सो व्हाट इज द फोर्स बाय द एक्शन ऑफ द रोटर, दैट इज इक्वल टू 1300 इंटू जी प्लस ए, so that is 1300, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 15, so that's 1300 into 25, so that's 25 3 75, 21 5 25 and 7 32, 32500 Newton is the force which is acted upon by the रोटर। ऊपर लग रहा है तो हवा उस पर नीचे लगा रही हो, ऐसे होगा ना, हवा ऊपर लगाए तो रोटर नीचे लगाएगा। सो वो आपका डायरेक्शन क्वेश्चन सी पार्ट भी हो जाएगा, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर। वैल्यू ऑफ द फोर्स सेम आएगी, है ना भाई। जो रोटर काट रहा है हवा को, तो आपस में दोनों के एक्शन रिएक्शन होगा, है कि नहीं है। तो इसका मतलब जो बी और सी पार्ट है, दोनों में वैल्यू सेम है, डायरेक्शन बस ऑपोजिट है। The B part says action of the rotor on the surrounding air, और C part उसका रिवर्स है, force on the helicopter due to the surrounding air। तो B और C का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्लैरिटी से क्वेश्चन डन हो गया है। आई थिंक आई एम मूविंग मार्चिंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज आर्टिकल, एंड दैट्स दिस मच, दैट्स फॉर द टेंशन बेस्ड क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, प्रीवियस प्रॉब्लम है, and I will be finishing this lecture with this question. Say there are two articles, so no articles, particles. There are two particles of the mass m each and tied to the ends of the light string. ये दोनों पार्टिकल स्ट्रिंग के एंड्स पे कनेक्टेड हैं,
दोनों पार्टिकल का मास सेम है, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ ए है, ये ए और ये ए है, पूरी लेंथ ट्वाइस ऑफ ए हो गई है स्ट्रिंग की। पी उसका शायद सेंटर पॉइंट है। द होल सिस्टम इज केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्फेस, नीचे रखे हुए ऐसे, वर्टिकल नहीं, बिल्कुल ऐसे टेबल पर रखे हुए हैं, ठीक है। एंड फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन है नहीं, विद द स्ट्रिंग्स हेल्ड टाइट, बिल्कुल कस के तने हुए हैं, दे आर टॉट, एग्जैक्टली टॉट है, तनी हुई है। And then the midpoint of the string is pulled vertically upward. So midpoint को हमने खींचना शुरू कर दिया, ठीक है ना। As a result, the particle move towards each other on the surface. वो एक दूसरे के तरफ चलना शुरू कर दिया। तो फोर्स P हमने लगा दी, जिसकी वजह से ये जो दोनों पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल के बीच में जो इफेक्टिव स्ट्रिंग लेंथ है वो कम होने लगी। इफेक्टिव डिस्टेंस दोनों पार्टिकल के बीच का कम होने लगा। कैसे, चेक करते हैं। देखो, अब ये जो दोनों पार्टिकल थे वो ओरिजिनली यहाँ पे थे। अब क्या हुआ, हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, सेंटर से, तो स्ट्रिंग जो है वो ऐसे हो जाएगी, लाइक दिस, है ना। स्ट्रिंग ऐसे, तो स्ट्रिंग की ओरिजिनल लेंथ तो ए थी। अब ये पार्टिकल जो है ये क्लोज आ गए बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, तो ये पार्टिकल यहां पहुंच गया इंस्टेंटली, दोनों सेम मूव करेंगे, सिमेट्रिक है, ठीक। अब ये स्ट्रिंग रह गई, पहले स्ट्रिंग एम से पी तक, ये पॉइंट पी है और ये एम है, कितनी लेंथ थी ए, अभी भी ये रहेगी बिकॉज इट इज इनएक्सटेंसिबल। ये भी ये रहेगी पी से एम तक, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये लेंथ जो है वो तो उतनी रहेगी ना, ये लेंथ जो है वो तो उतनी रहेगी। रीजन, इनएक्सटेंसिबल बिहेवियर ऑफ द स्ट्रिंग, है कि नहीं है। अब क्या हो रहा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। अब ये डिस्टेंस इंस्टेंटली x है और ये x है, तो 2x पर है, पहले 2a पे थे, अब 2x पर, तो ये आगे मूव करेंगे। भाई क्यों मूव करे, वाई डिड दे मूव, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन है, ये टेंशन है, देयर इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, देयर इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, सेम है, सिमेट्रिकल है, बिल्कुल है कि नहीं है, बिल्कुल है। अभी जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पे फ्री बॉडी देखो तो इसका पेयर दिखेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये टी इधर दिखी और इधर टी इधर दिखी, और ये जो फोर्स आपने अप्लाई करी इधर करी, ऐसे पेयर फोर्सेस है ना, तो ये फोर्स टी और ये फोर्स टी किस पे दिख रही है, दिस इज ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। अब एंगल चाहिए होगा, एंगल चाहिए, एंगल चाहिए, तो जरा एंगल बनाते हैं, एंगल क्रिएट करते हैं, तो कौन सा एंगल आप पसंद करेंगे। तो सर ये वाला एंगल थीटा ले लेते हैं, चलो ले लो, आपकी मर्जी, ये वाला एंगल थीटा ले लो, ले लो। तो फिर ज्योमेट्री से ये वाला एंगल थीटा आ जाएंगे, तो ज्योमेट्री से ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, एनी एंगल यू कैन टेक, आपकी मर्जी। तो हमने इसको रिजॉल्व करा, रिजॉल्व करके पता चला टी का कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा इधर आएगा, दैट विल बी टी कॉस थीटा, और टी साइन थीटा इधर आ जाएगा, जिधर एंगल कंटेंट होता है उधर कॉस हो जाता है, दूसरा साइन हो जाता है। सिमिलरली यहां से ये टी कॉस थीटा इधर आ जाएगा और टी साइन थीटा इधर आ जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, टी कॉस थीटा कैंसिल, सो एफ किसके बराबर हो गया, एफ बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी साइन थीटा। इस पॉइंट पे तो कोई मास है नहीं ना, तो एफ किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ टी साइन थीटा। और अब इस ब्लॉक को देखते हैं, इसको एम को, तो अगर हम इस एम को देखें तो इस पे टी इधर है, इस पे टी इधर है ना, है कि नहीं है, बिल्कुल है। और ये एंगल क्या है, थीटा, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा इधर, कितना आ जाएगा, टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा की वजह से ये इधर मूव करेगा, समझ आ रही है, टी कॉस थीटा की वजह से वो इधर मूव करेगा। सो टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और उसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा, इसको वर्टिकली ऐसे लिफ्ट करा था ना, वर्टिकल, तो टी ऐसे आएगी, देखो ना, ये जो दो बॉल्स होंगे वो ऐसे इधर मूव करेंगे, इसमें धागा ऐसे, इसमें धागा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये फोर्स ऊपर लगाई, यानी लिफ्टिंग फोर्स से हो रही है, तो ये आपस में क्लोज आ जाएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ उतनी है, वो तो पहले इतनी दूर थे, पर अब ऐसे हो गए। तो अब ये जो टी लग रही है एंगल पे लग रही है, इस पर टी एंगल पे लग रही है, इसका टी कॉस थीटा, इसका टी कॉस थीटा, उसकी वजह से एक दूसरे की तरह मूव करेंगे दोनों पे, है ना। ये वाला जो एम है इसके ऊपर भी टी इधर लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी टी कॉस थीटा, सेम ही क्वेश्चन बनेगी दोनों के लिए, दोनों एक दूसरे की तरह मूव करेंगे। तो इसका दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये जो टी साइन थीटा है, जो टी साइन थीटा है वो उसके वेट वेट को देख रहा होगा,
तो हमें तो अलॉन्ग द मोशन देखना था, अलॉन्ग द मोशन चेक कर लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। पूछा क्या देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2x। तो क्लियर है, इस समय इनके बीच का सेपरेशन 2x है, तो इस समय a की वैल्यू कितनी है वो पता नहीं है। दोनों की एक्सेलरेशन a आएगी क्योंकि दोनों पे फोर्स सेम है, दोनों का मास भी सेम है, तो दोनों पे a सेम आएगी। सो a की वैल्यू मिल गई यहाँ से, दैट इज t cos थीटा बाई m। दैट्स इट, ओवर क्वेश्चन। पर ऑप्शन जो है उसके अंदर t नहीं है, f है, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा t की वैल्यू। तो t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, द वैल्यू फॉर द t फ्रॉम देयर इज इक्वल टू f अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन थीटा। प्लेस कर लेते हैं t की वैल्यू यहाँ पे। सो दैट इज f अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई m। सो कैन बी रिटन एज f अपॉन 2m कॉट थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज कॉट थीटा। कॉट थीटा चेक कर लो डायग्राम से। तो ये ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड L है और ये x के बराबर है और ये एंगल थीटा गिवन है। तो थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी एक, तो दैट विल बी बाय पाइथागोरस रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर अगर मैं कॉट थीटा चेक करता हूँ तो दैट विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है x अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड सो आई प्रोड्यूस दिस वैल्यू फॉर द कॉट थीटा बैक हियर टू गेट द वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन एज f अपॉन 2m into x upon under root of L square minus x square. This is a value for the acceleration which is pretty much variable. As the value for the x keeps on changing, the a becomes different. So yeah, answer f by 2m into x upon under root L square minus x square. I think the answer should be there, and that's working as a b part. F by 2m x upon under root of a square minus x square. A square minus x square. ये side a के बराबर थी, वो एल ले लिया हमने, एक ही बात है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स माय फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। दैट्स व्हाट द लेक्चर फॉर द टुडे वाज। द लेक्चर फॉर द टुडे वाज फोकस अपॉन एन आइडिया ऑफ द मल्टीपल इफेक्ट ऑफ द पुलिस। अगर हम एक से ज़्यादा पुलिस लेते हैं तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने सीखा कि टेंशन और नॉर्मल दोनों पे फ़र्क पड़ता है। हमने दोनों इफेक्ट्स देखे, बोसन चेयर देखी, क्रेट प्रॉब्लम देखी, है ना। फिर हमने प्रॉब्लम देखी जिसके अंदर हमने अभी जो क्वेश्चन करा कि स्ट्रिंग में टेंशन कैसे बदल सकती है इफ द पुली बिकम्स हैविंग अ मास। मतलब पुली पे मास है, मासलेस ना रहे। जब तक पुली मासलेस रहती है इसका मतलब सारा बिहेवियर आइडियल होता है। आइडियल मतलब इसके अंदर पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम। हमने देखा कि कैसे टेंशन बदलती है। फिर हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ द पुलिस की वजह से कैसे टेंशन बदलती है। जैसे हमने देखा क्वेश्चन में कि अब यहाँ पे नेट जो टेंशन आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, चेंज हो रहेगी पुलिस की वजह से। तो एज विद इफेक्ट ऑफ द पुलिस एफर्ट चेंजेस, ये सारे हमने बोसन चेयर अरेंजमेंट देखी। इसमें भी हमने देखा कि स्पेशल केसेस जिसमें जो रीडिंग थी स्वेइंग बैलेंस की वो ट्रू वेट के बराबर नहीं आ रही थी डिस्पाइट कि वो स्टैटिक फ्रेम था। तो हमें समझ में आया कि आर्टिकल डिफरेंट था। और फिर हमें जब उसका ट्रू वेट लेना था, मतलब हमने रीडिंग को बढ़ाना था, तो हमने सिस्टम को एक्सेलरेट करा ऊपर की तरफ और फिर उसकी वजह से रीडिंग भी सेम आ गई। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे। पैरों पे दर्द कैसे लगता है, हाथों पे दर्द क्यों होता है। सो टेंशन एंड नॉर्मल का बिहेवियर था। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, द नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द सूडो फोर्सेस, बिकॉज वी हैव बीन टेलिंग दिस इन द आर्टिकल एंड द प्रीवियस आर्टिकल कि अगर फ्रेम एक्सेलरेटेड होता है तो आप डायरेक्टली न्यूटन लॉ नहीं लगा पाते हैं। ये हमने बात डिस्कस करी है। तो आप डायरेक्टली न्यूटन लॉ नहीं लगा पाते हैं तो आप फ्री बॉडी बना के फिर क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास नॉन इनिशियल फ्रेम में क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए एक एडिशनल फोर्स होती है जिसको हम सूडो फोर्सेस बोलते हैं, इमेजिनरी फिक्टिशियस फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स कैसे लगती है, कहाँ लगती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कब लगती है, किन क्वेश्चंस के टाइप्स में आप इसको यूज़ करेंगे, वो सारा डिस्कशन हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। सो दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर कमिंग अप। सो कीप ऑन वॉचिंग द लेक्चर्स। ये पूरा लेक्चर आप रिक्रिएट करिएगा, अपने आप दोबारा करिएगा एक एक क्वेश्चन को। इट वॉज अ वेरी नाइस सेट ऑफ क्वेश्चंस, सारे इकट्ठे करके एक जगह मैंने आपके लिए प्लांट करे हैं। आपको एक जगह सारे क्वेश्चन एक जगह कहीं नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं, चैलेंजर नहीं मिलेंगे। So it's my effort for you. Now you have to show that effort. You will have to solve each of these questions by yourself. मैंने करे, आपने भी करने हैं, correct? Okay. Have a nice day. Bye everyone. Bye.